दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ यहां पर जो हमारी सीरीज चल रही है विश्व इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, यूपी पीसीएस मेंस की, उसको हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो उनके बारे में आप डिटेल्स में जानकारी इन दो नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और आप उन्हें ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है और जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए हम अपनी सीरीज को यहां पर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में, मतलब अभी तक हमने औद्योगिक क्रांति तक देख लिया है और लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें हमने औद्योगिक जो पूंजीवाद का चरण था उसको डिस्कस किया था। हमारे सिलेबस में कहीं पर उपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये सब की चर्चा नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटिव सिलेबस है आपका, है ना। विश्व इतिहास का जो सिलेबस है वो सांकेतिक है। लेकिन आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं हम क्या, उपनिवेशीकरण, है ना, मतलब जिसको कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। इसके लिए जब हम विश्व इतिहास में इसकी चर्चा करते हैं तो इसी के पर्यायवाची शब्द के रूप में हम साम्राज्यवाद भी शब्द सुनते हैं, ठीक है ना। तो पुराना साम्राज्यवाद कैसा था, नव साम्राज्यवाद कैसा है, ठीक है ना, और उपनिवेशवाद क्या होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बारे में कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, क्योंकि आगे जो है हमको सारे के सारे विश्व इतिहास में ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अच्छा, ये तो आपके समझ में आ रहा होगा कि ये उपनिवेश की जो बात हम कर रहे हैं वो आया क्यों, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि जैसे जैसे जो पूंजीवादी जो औद्योगिकरण का जो चरण है, जैसे जैसे वो आगे चलता जाएगा तो वैसे वैसे नए उपनिवेशों की तलाश की जाएगी और उसी के संदर्भ में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे विश्व में, एशिया, अफ्रीका, सब जगह देखा जाएगा। जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो अपने नए नए उपनिवेश की स्थापना करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि ये पूंजीवाद के ही विकास के क्रमिक चरण के अंतर्गत अधिकाधिक मुनाफा जो अर्जित करने की उनकी जो केंद्रीय अवधारणा थी उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। तो आइए हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो आपका साम्राज्यवाद है वो क्या है। देखिए, वर्ड से ही समझिए, साम्राज्यवाद, वाद तो सबके अंतिम में लगा रहता है ना, जैसे प्रीफिक्स सफिक्स है ना। साम्राज्यवाद है, उपनिवेशवाद है ना, कुछ भी जो आगे वाद मतलब जिस पे डिबेट होती, कोई प्रिंसिपल मान लिया जाता। तो साम्राज्य मतलब अपने साम्राज्य को बनाए जाने वाला वाद। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जब भी किसी राष्ट्र के द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति, है ना, किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति अगर आक्रामक व्यवहार किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल कि किसी राष्ट्र को धमकाना, है ना, किसी राष्ट्र को धमकाकर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से उस राष्ट्र के जो कुछ भूभाग है या संपूर्ण भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना, उसको बिल्कुल सीधे लेमैन की लैंग्वेज में समझिए कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दूसरे किसी राज्य पर आक्रामक रवैया अपनाकर उसके भूभाग पर, है ना, कुछ भूभाग पर या संपूर्ण भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना। अब जो वो नियंत्रण स्थापित करेगा उसका उद्देश्य क्या होगा? भैया सामाजिक कल्याण तो होगा नहीं, है ना। उसका जो मेन उद्देश्य होगा वो होगा शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, है ना। एक्सप्लॉइट ही तो करेगा, शोषण के उद्देश्य से ही करेगा। तो शोषण के उद्देश्य से किसी राष्ट्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करना, उसी को साम्राज्यवाद बोलते हैं। और इतिहास में इसी के पर्यायवाची शब्द के रूप में जो उपनिवेशों की स्थापना भी की जाती है। अब अगर हम इसीलिए तो किया जाएगा ना उपनिवेश का, इसमें सीधे सीधे भारत को आप समझ लीजिए कि जैसे हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे या ब्रिटिशर्स के क्या थे, हम ब्रिटिशर मतलब ब्रिटेन के हम उपनिवेश थे। तो क्या कर रहे थे? शोषण ही तो उनका क्या था, मेन उद्देश्य था, अधिकाधिक जो आपका मुनाफा अर्जन। इसीलिए हमारे यहां से कच्चा माल लेके गए, उनको मार्केट चाहिए था औद्योगिकरण के लिए, तो कच्चा माल भी हमारे यहां से ले गए, फिर वहां पर विनिर्मित किया उन्होंने, जो वहां पर कोई भी जो सामान ले जाके वहां से विनिर्मित किया, फाइनल गुड्स लाके, और फिर हमारे ही मार्केट में
भेज रहे थे। तो जो हमारे यहाँ आर्थिक राष्ट्रवाद के जो प्रणेता थे, आरसी दत्त हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, ये लोग सब क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे ना कि भैया भुगतान जो है संतुलन वो एक रेखीय हो गया है, हमारे यहाँ से कच्चा माल भी ले जाते हैं और मतलब औने पौने दाम पे, और हम ही को लाके फिर बेचते भी हैं। तो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो ध्वस्त कर दी गई थी, और बताते यही थे कि आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं हम, आपके यहाँ संसदीय लोकतंत्र स्थापित करके आपका कल्याण करेंगे। लेकिन वो कल्याण के नाम पे क्या था, पूरा का पूरा शोषण भारत का किया जा रहा था। तो वो सभी उपनिवेशों के लिए एक ही जैसी समस्याएं थी। अब जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है तो उपनिवेशवाद की जो समस्या होगी ना, जो जो आप भारत में सोच रहे हैं, कमोबेश वो एक ही तरीके की पूरे विश्व के लिए होगी, ठीक है ना। तो अब उपनिवेशवाद को अगर हम मतलब परिभाषा के रूप में देखें, समझें, तो जो प्रायः जो आपका साम्राज्यवाद है और जो आपका उपनिवेशवाद है, दोनों की अगर बात करें तो एक दूसरे के स्थान पर मतलब उनको यूज किया जाता है। हालांकि अगर अपन देखें तो जो उपनिवेशवाद है वो साम्राज्यवाद का एक रूप तो है ना, एक रूप ही है उसका, है ना। जब मैंने बोला कि भैया उसको पर्याय के रूप में यूज किया जाता है, जब किसी राष्ट्र द्वारा शोषण के उद्देश्य से उपनिवेशों की स्थापना की जाती है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है उपनिवेशवाद। अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो आपका क्लासिकल जो इंपीरियलिज्म जिसको आप बोलते हैं पुराना साम्राज्यवाद, और उसके बाद जो नव साम्राज्यवाद की अवधारणा आती है, तो इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है समझ लेते हैं। देखिए, जो 16वीं से 18वीं सदी के बीच का चरण था, जब हम वहां पर देख रहे थे जिसको व्यापारिक क्रांति का फेज बोला जा रहा था, तो उसको बोला जाता है पुराना साम्राज्यवाद का दौर, ठीक है। और फिर जब 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति हो जाएगी, तो उसके बाद का जो साम्राज्यवाद है, मतलब उसके बाद का जो साम्राज्य विस्तार है, उसको बोला जाता है नव साम्राज्यवाद या नया साम्राज्यवाद। तो हुआ क्या था कि अगर पुराने या क्लासिकल साम्राज्यवाद की अगर अपन बात करें, तो उसमें क्या हुआ था कि एरा कौन से अपना 16वीं से लेकर 18वीं सदी के मध्य का, उसमें जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा जो मेन उपनिवेशों की स्थापना की गई, उसमें जो उनका उद्देश्य था मेनली वो क्या था, व्यापारिक हित। क्या था, व्यापारिक हित, है ना। मतलब ट्रेड में किसी तरीके से, हमारे यहाँ ईआईसी आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, शुरू में व्यापार करने आई थी ना, जहांगीर के दरबार में आएंगे, सर टॉमस रो वगैरह, जो भी आप नाम उस समय के लिए मतलब ले सकते हैं तर्क के रूप में। तो उनका उद्देश्य क्या था, वो आए तो हमारे यहाँ व्यापार कराने ही आए थे ना। 1717 में फिर फर्रुख सियर उनको गोल्डन फरमान वगैरह दे देंगे, तो धीरे धीरे फिर प्लासी बक्सर से होते होते फिर राजनीतिक एक इकाई के रूप में स्थापित हो जाएगी। तो पहले क्या था उनका मेन उद्देश्य, व्यापारिक हितों को क्या करना, व्यापारिक हितों को साधना, व्यापारिक हितों को क्या करना, दोहन करना उनका, ठीक है। उसे ही पुराना साम्राज्यवाद कहा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब नया साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब औद्योगिक क्रांति हो गई। सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, ये लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो भैया जब औद्योगिक क्रांति के पश्चात अब क्या होगा, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी ना, है ना। पूंजीवाद में तो प्रतिस्पर्धा एक मेन आयाम होता है, मुख्य आयाम होता है। तो होगा क्या कि औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार, कच्चे माल और निवेश के लिए पूंजी, है ना, चाहिए ना। तो निवेश के उद्देश्य से उपनिवेशों की स्थापना किसके द्वारा, औद्योगिक राष्ट्रों के द्वारा, जहां पर शुरू में औद्योगिक जो है क्रांति आकार ग्रहण कर रही थी, है ना। तो ये जो दौर है आपका, ये कब से कब तक का है, ये 1870 से लेके 1914, है ना। उसके पश्चात भी जो आपकी साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनके आक्रामक व्यवहार के लिए ये जो नया शब्द है नव साम्राज्यवाद की संज्ञा दी जाने लगी। इस चरण में अगर आपको याद हो तो ब्रिटेन था आपका, फिर आपका फ्रांस है आपका, ठीक है, हॉलैंड है। ये जो पुराने साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ साथ अब नए साम्राज्यवादी शक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे आपका अब आ जाएगा जर्मनी, आ जाएगी पिक्चर में, इटली आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा, है ना। आप देखेंगे कि 1870 तक पूरे यूरोप में जो है एक तरीके से लोकतंत्र काफी विकसित स्वरूप आकार ग्रहण कर लेगा। तो लोकतंत्र की विकास यात्रा, अब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो वो लोग भी औद्योगिक विकास करने लग जाएंगे। तो ये जो है नई साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी वो भी यहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा हम उपनिवेशवाद को समझ लेते हैं कि है क्या और उसको हम कैसे देखते हैं, बस इंडिकेटिव देखेंगे हम इसको, है ना। ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि इसके बाद हम राइज ऑफ अमेरिका देखेंगे, राइज
राइज ऑफ जापान देखेंगे, हम भूमिका बना रहे हैं। देखिए अभी तक की जो समस्याएं होंगी ना, ये जो औद्योगिक क्रांति की समस्या, आपकी उपनिवेशवाद की, साम्राज्यवाद की जो समस्या होगी, है ना, यही सब आगे जाके जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, है ना, यही सब आगे जाके यही इसी का परिणाम जो होगा वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रूप में देखेंगे, हम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखेंगे। तो ये भूमिका बना रहे हैं, अपन वर्ल्ड वॉर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे उपनिवेशवाद की जो अगर बात करेंगे तो उसमें आप कई घटनाओं की चर्चा करते हैं, बिल्कुल इंडिकेटिव है, आप समझने के लिए इसको लीजिएगा। बोलते हैं ना कि चीनी तरबूज का बंटवारा, मतलब चीन का जो क्षेत्र था उसको कई मतलब यूरोपीय शक्तियों में उसका बंटवारा कर दिया जाता है। उसी में आप देखते हैं कि 1839 से लेके 42 तक जो पहला, जिसको फर्स्ट ओपियम वॉर या पहला अफीम युद्ध बोला जाता है, फिर दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेके 60 के बीच में होता है ना। फिर वहां पर चीन में राष्ट्रवाद का विकास होता है, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद जो आपका साम्राज्यवाद का जो सेकंड चरण होता है, उसमें जैसे आप देखते हैं चरण जो 1870 से 1914 के बीच, एक तो 1870 तक का दौर हो गया, एक 1870 से 1914 तक का जो चरण है साम्राज्यवाद का, उसमें ही आप देखेंगे कि उसमें नियंत्रण जो किया जाएगा, तो अब कहां, अफ्रीका, एशिया, यहां पर्याप्त रूप से जो पूरे यूरोपीय शक्तियां थी वो अपने उपनिवेश को स्थापित करने के लिए होड़ में आ जाएंगी, प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगी, तो आपस में विवाद होगा। और यही विवाद होने के कारण जो सारे विवाद समग्रता में देखेंगे अपन, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रूप में अपन उसका परिणाम स्वरूप देखेंगे। एक तरीके से उपनिवेशवाद का ही जो परिणाम है वो क्या है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है। ठीक है, बिस्मार्क है उसमें, वो सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब आप देखेंगे इस चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण आप घटना देखेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे आप कि 1870 से 1914 के बीच में अमेरिका का विश्व शक्ति के रूप में उभार, और जो आपकी विश्व राजनीति है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स बोलते हैं आप, ठीक है ना, आईआर जिसको बोलते हैं आप, तो विश्व राजनीति पर भी उसका प्रभाव अब देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 1870 तक आते आते आप देखेंगे कि भैया अमेरिका पूरा स्टेबल हो गया, वहां पर जो गृह युद्ध चल रहा था वो खत्म हो गया, है ना, लोकतांत्रिक वो मतलब देश तो पहले ही बन चुका था जब अमेरिकी क्रांति हो गई थी, आपने पहले ही पढ़ लिया है, 1776 से 83 वाला दौर जो आपने देखा था, है ना। तो अब अमेरिका की एंट्री होगी। अभी तक जो है अमेरिका आइसोलेशन में है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद फिर वो एक तरीके से इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग की मतलब संकल्पना के रूप में आ जाएगा जब वुडरो विल्सन की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समग्रता में परिणाम देखें तो वही तो आपका 1914 से 1919 के बीच में आप वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रूप में देखते हैं। अब थोड़ा सा अपन, और इसी के तीसरे चरण में फिर मतलब यही जो तीसरा चरण आपका चल रहा है, इसी में यूएसए और जापान दोनों को हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका राइज हुआ है। तो पहले अपन थोड़ा अमेरिका की पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका का जो अमेरिका है आपका, उसका राजनैतिक शक्ति के रूप में, राजनैतिक शक्ति के रूप में उदय कैसे हुआ, है ना। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं कि भैया अमेरिका, जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था ना कि पहला, पूरे विश्व में पहला सफल संघर्ष अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ही था। किसके विरुद्ध? उपनिवेशवाद के विरुद्ध, है ना। अपन ने ये डिस्कस किया था कि वो अमेरिकी थे ही नहीं, वो ब्रिटिशर्स ही थे जो अमेरिका में ब्रिटिश की जो नीतियां थी, जो उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे और फिर वहां पर क्या करेंगे, लोकतंत्र का क्या करेंगे, विकास करेंगे, संविधान बनेगा, है ना। पहला लिखित संविधान भी उसी को माना जाता है पूरे विश्व का, है ना। ठीक है, तो उसी से फिर सारी जो आगे की देश हैं वहां पर लोकतंत्र का प्रसार होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होगा। ये सब अपन बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं शुरुआती दौर में ही। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो पहला सफल संघर्ष था वो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अब अमेरिका ने मतलब अपन जो सेकंड पॉइंट इसमें देख रहे हैं उसमें देखेंगे अपन कि अमेरिका ने क्या किया कि साउथ अमेरिका, यूरोप और जो अन्य क्षेत्र थे, इनमें जो चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन थे वो वहां से प्रेरणा क्या कर रहे थे, ग्रहण भी कर रहे थे। और अमेरिका जो था वहां पर लोकतंत्र और राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे थे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उसको प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, उसको मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको समर्थन भी दे रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1823 तक आते आते जो अमेरिका है, तो अमेरिका के सहयोग से जो आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है ना, साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है आपका, तो वहां पर भी दक्षिण अमेरिका में भी राष्ट्रों को सफलता मिलती है ना, स्वतंत्र होने में वो उसकी क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। और इसी वर्ष जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं मुनरो, है ना, एक मुनरो सिद्धांत आप पढ़ते होंगे आईआर वगैरह में, तो राष्ट्रपति मुनरो ने ये घोषणा की थी
कि यूरोपीय जो शक्तियां हैं, ठीक है ना, जो आपका अपना अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये आप मान लीजिए कि ये साउथ अमेरिका है। बिल्कुल इंडिकेटिव मैप है ये, आप तो बहुत अच्छा बना सकते हो, बना के प्रैक्टिस भी किया करिए, इससे मार्क्स ज़्यादा फैच होते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति मुनरो ने ये घोषणा कर दी कि भैया ये जो भी यूरोपीय शक्तियां हैं आपकी, ये किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करे पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब कहां, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका साइड किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करे। और ये जो डॉक्ट्रिन है आपका, वो आगे आने वाले वर्षों में अमेरिका की विदेश नीति में आप डायरेक्टली देखेंगे। फिर क्या हुआ, 1850 तक आते आते, पूरा उठाया है अपन ने, मतलब जब से स्वतंत्र हो रहा है वो, तो पूरी पिक्चर अपन यहां पर बना रहे हैं अमेरिका की, समझना जरूरी है इसको। 1850 तक आते आते क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, देखिए वहां पर जो टेक्सास क्षेत्र है आपका, कैलिफोर्निया है, इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया, है ना। किसको किसको मतलब हरा के, तो मैक्सिको को पराजित करके, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों पर अमेरिका का इनडायरेक्टली जो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हुआ, मतलब नियंत्रण से ज्यादा जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहां पर, उपयुक्त शब्द होगा, वो आपका प्रभाव होगा। मतलब दक्षिणी अमेरिकी जो राष्ट्र थे उन पर भी अमेरिका का अप्रत्यक्ष प्रभाव बना रहा, और ये जो राष्ट्र थे वो अमेरिका के लिए बाजार और कच्चे माल का स्रोत के रूप में भी एक, मतलब कच्चे माल के स्रोत के रूप में भी मतलब उपयोगी थे, ठीक है ना। मतलब बाजार और कच्चे माल, क्योंकि पूंजीवाद का तो समर्थक देश है ही है ना, वो हस्तक्षेप का सिद्धांत, एडम स्मिथ वगैरह आपके दिमाग में होगा वो, ठीक है ना। 1861 से 64 के मध्य आप देखेंगे जब दास प्रथा का मुद्दा था, किसका, दास प्रथा का मुद्दा था, उसमें अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था। उसके पश्चात क्या होगा कि अमेरिका एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा, क्योंकि जो आप नॉर्थ अमेरिका वाला जब पार्ट देखेंगे आप, तो उसको दो भागों में बांट दीजिए, जैसे यहां पर उत्तरी राज्य हो गए आपके और साउथ वाले। तो उत्तरी राज्य में तो दास प्रथा खत्म हो गई थी, लेकिन दक्षिणी राज्य उसका विरोध कर रहे थे, उसमें अवरोध पैदा कर रहे थे, है ना, वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में अवरोध पैदा कर रहे थे। तो इस समय तक जब सिविल वॉर खत्म होता है, तो यहां पर दक्षिणी राज्यों को भी वो क्या कर लेते हैं, मतलब नियंत्रित कर लेते हैं। तो जब पूरे राज्य उनके नियंत्रित हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी वहां पर, मतलब राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि 1870 से फिर औद्योगिकरण बिल्कुल तीव्र गति से अमेरिका में होगा, और 1914 तक आते आते विश्व राजनीति में एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में उदय होगा, किसका, अमेरिका का, ठीक है। तो क्या हुआ इस चरण में, ये नव साम्राज्यवादी चरण आ गया ना, ठीक है, इसीलिए अपन उसको पढ़ रहे थे वहां पर। तो जो नव साम्राज्यवादी चरण है उसमें अमेरिका ने भी आर्थिक जो उसके हित थे उसको प्राथमिकता देना क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश के मतलब बहुत पावरफुल होने, सशक्त होने के पीछे जो सबसे बड़ा बेस होता है वो इकोनॉमी तो होता है ना, इकोनॉमी ही नहीं है तो कैसे पावरफुल होगा, ठीक है। तो अब आर्थिक हितों को लेकर वो मतलब वो आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने लग गया, विशेषकर कहां पर, विशेषकर अगर आप देखेंगे तो पैसिफिक वाला जो आपका रीजन है ना, प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, उसमें आप फिलीपींस पर नियंत्रण स्थापित किया उसने, चीन में ओपन डोर पॉलिसी की नीति अपनाई, और इसी दौर में उसने क्या किया कि जो क्यूबा है ना, क्यूबा जो आप देखते हैं, क्यूबा को भी स्पेनिश जो नियंत्रण था उससे वो मुक्त करा देता है। और जो हवाईयन आप द्वीप समूह देखते हैं, ये तर्क के रूप में अपने उत्तर की पुष्टि के लिए ये एग्जांपल हम वहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। जो हवाईयन आइलैंड है उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया। हवाईयन आइलैंड में एक बहुत फेमस नाम आप सुनते होंगे, होनोलुलु, हमेशा आता है ना, वहां पर गेम्स वगैरह होते रहते हैं, टूरिज्म के हिसाब से बहुत ज्यादा फेमस है वो। और वहीं पर पर्ल हार्बर भी है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण बनेगा, जहां पर फिर क्या होगा, पर्ल हार्बर पे जापान जो है वहां पर हस्तक्षेप करेगा तो फिर परमाणु बम वगैरह गिराया जाएगा, है ना। तो वहां पर भी वो अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आपका, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसके दौरान अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों की आपूर्ति की। सबसे बड़े सप्लायर भैया यही थे अमेरिका, और यही यहां से इनको विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर देगी, है ना। इकोनॉमी भैया सबसे बड़े ये क्या थे, बहुत विश्व युद्ध क्यों बोला जाता है उसको, विश्व युद्ध इसीलिए बोला जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पे नई नई तकनीकों से, मशीन गन का यूज, है ना, मतलब बड़ी बड़े जो विध्वंसक हथियार थे उनका यूज किया गया। तो सबसे बड़े सप्लायर कौन थे, अमेरिका थे। इसीलिए वहां से जब ये आर्थिक संसाधनों की आपूर्ति करेगा अमेरिका, तो अमेरिका क्या बन जाएगा, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उसका क्या होगा, उदय होगा, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब जर्मनी ने क्या किया कि अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचाना क्या किया,
स्टार्ट किया, है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तब अमेरिका भी 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और एक सैन्य शक्ति के रूप में भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान स्थापित की। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आर्थिक महाशक्ति के रूप में उसका उदय हुआ और किस तरीके से सैन्य शक्ति। और जब ये शामिल होगा ना तो बहुत जल्द ही फिर वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जर्मनी सरेंडर भी कर देगी। तो ये आपका 1917 तक राइज ऑफ अमेरिका अपन ने देखा। फिर 1950 के बाद के फेस में आप देखेंगे तो मतलब 45 से 18 के बीच में तो आप देखेंगे ना, इराक में भी हस्तक्षेप करेगा, है ना, अफगानिस्तान में भी करेगा हस्तक्षेप और बोलेगा कि भैया हम इनकी रक्षा करने के लिए हैं। मतलब अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग की मतलब एक एंटिटी के रूप में वो उभरेगा, है ना, एक इकाई के रूप में उभरेगा और फिर उसको फिर मतलब वहां पर आतंकवाद, और आज भी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है ना, वहां पर हमेशा आप देखते रहते हैं कि कोई ना कोई न्यूज में वो बना रहता है, अशांति वहां पर बनी रहती है। ठीक है, तो ये बाद में चर्चा करेंगे अपन 50 से बाद के दौर में, है ना, वैसे भी वो अपने मेंस के सिलेबस में नहीं है, उत्तर प्रदेश के, यूपी के। ठीक है, तो अब क्या आपके समझ में आ गया। लेकिन अभी तक आप ये समझिए कि जो अमेरिका की विदेश नीति है ना, जो इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दों पर, उसमें अभी भी उनके यहाँ ये बिल्कुल क्लियर कट बोला गया है कि हमको विश्व की राजनीति के जो आपके मुद्दे हैं उसमें सम्मिलित नहीं होना है, केवल आर्थिक हित जहां हमारे बाधित होंगे हम वहां पर आगे आएंगे। है क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ मतलब उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है और जो दक्षिणी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है उस पर हमको अपना प्रभुत्व बनाए रखना है। इसीलिए वो मुनरो प्रिंसिपल देते हैं कि भैया कोई भी यूरोपीय शक्ति पश्चिमी गोलार्ध की तरफ नजर उठा के ना देखे। ठीक है, और जब जर्मनी जहाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर ही लिया अपन ने कि कब वो एंट्री करता है, तो यूएसए के जहाज को जब डुबाया गया, यूवोट करके उसका नाम है, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जर्मनी जहाज था, ठीक है ना, वो डुबाना चालू कर दिया उसने यूएसए के जहाज को। तो 1917 में यूएस शामिल होगा और 1918 तक लगभग आते आते आपका जो है जर्मनी सरेंडर भी कर देगा। ठीक है ना, और उसी में फिर वुड्रो विल्सन बाद में 14 सूत्रीय अपने सिद्धांत रखेंगे, राष्ट्र संघ में शामिल नहीं होने की बात करेंगे यूएसए। मतलब यहां पर भी आप देखेंगे कि यूएसए ने पृथकतावादी नीति बनाई, है ना, उसको अपने आर्थिक हित से मतलब था, उसको ये मतलब अभी तक वो डायरेक्टली नहीं आएगा कि वैश्विक राजनीति में किसी तरीके का हस्तक्षेप करे, वो अहस्तक्षेप के सिद्धांत में चलेगा राजनीति में भी। ठीक है ना, उसके बाद फिर 1929 में आप देखेंगे कि संरक्षणवादी नीति अपनाएगा जब आर्थिक महामंदी आएगी, है ना। फिर 1946 से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2018 तक आप देख ही रहे हैं कि अभी अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित है ही। ठीक है ना, तो ये आपने मतलब एक कहानी देख ली कि राइज ऑफ अमेरिका कैसे कैसे हुआ। अब यहां पर हमको राइज ऑफ जापान भी देखना बहुत जरूरी है ना। ये सब भूमिका बन रही, यही सब कड़ियां जुड़ेंगी तो प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है अपना, वो अपने को समझ में आएगा। अब जो राइज ऑफ जापान है वो कहां से, वही नव साम्राज्यवादी चरण में जब अपन ने देखा था कि वहां पर क्या है, अमेरिका का एंट्री हो जाएगी, जापान की हो जाएगी, जर्मनी की हो जाएगी, है ना, इटली की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां यूनिफिकेशन हो गया है। अब जहां जहां राजनीतिक स्थिरता आएगी तो वो जो है देश वो क्या करेंगे, वो भी औद्योगिकरण के चरण में प्रवेश करेंगे और फिर नए नए उपनिवेशों की तलाश में निकलेंगे, तो इनके बीच में संघर्ष होगा। तो नव साम्राज्यवादी चरण में जापान का भी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उदय होना आरंभ हुआ। ठीक है ना, जापान भी चीन की तरह था, वो जो आपकी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां थी उससे अलग थलग रहता था, है ना, अलग थलग था। और पड़ोसी राष्ट्रों से भी उसका बहुत ही सीमित व्यापारिक संबंध था। कब तक के दौर की बात कर रहे हैं ये अपन, 1850 तक। अब 1850 के दशक में अमेरिकी दबाव में जापान ने क्या किया कि जो उनके पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, उसको व्यापार के लिए खोला। ठीक है, चीन की तरह जापान पर भी साम्राज्यवादी शक्तियों ने असमान शर्तें आरोपित की। भैया जो पावरफुल होगा वो नियंत्रण स्थापित करेगा और वहां पर असमान शर्तें आरोपित कर देगा। कैसी शर्तें? बिल्कुल व्यापार की दृष्टि से सोचिए, सीमा शुल्क नहीं लोगे तुम, है ना, जो है यहां पर ऐसे ही सामान आएंगे। मतलब जो व्यापार होगा वो किसके हित में होगा, जो साम्राज्यवादी शक्ति का वहां पर नियंत्रण होगा। तो क्या हुआ कि इससे वहां के लोगों में, जापान में मतलब क्या होगा, असंतोष व्याप्त हो जाएगा और शीघ्र ही जापान में ये जो वेस्टर्न आपकी पावर्स थी, जो पाश्चात्य प्रभुत्व है आपका, उसके विरुद्ध वहां पर प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे
कि 1860 है आपका, 1870 है, और 1880 के दशक में राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी जापान का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा और एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की पहचान होने लगी। देखिए क्रक्स पकड़ते चलिए, कोई भी जो विश्व में जो महाशक्ति आप देख रहे हैं उसका उदय कैसे हुआ। पहले वहां पर किसी तरीके से राजनीतिक स्थिरता आई, फिर वो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में आएगा, फिर वो एक राजनीतिक मतलब स्थिति जो होगी उसकी, वो उसमें महाशक्ति के रूप में उसका उदय होगा और विश्व राजनीति में वो अपनी छाप छोड़ेगा। ठीक है, ये मतलब एक अपन रोड मैप बना रहे हैं कि कैसे अपने को आंसर वहां पर अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि 1860 का दशक, 70 का दशक, 80 के दशक में राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी जापान का आधुनिकीकरण हुआ। कैसे? क्योंकि अब ये भी औद्योगिक क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लेने लग गया। ठीक है ना, तो एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान की पहचान होने लगी वैश्विक स्तर पर। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में एक देख सकते हैं कि औद्योगिक परिवारों में जापान में औद्योगिक परिवार को वहां पर बोला जाता था जाय बात्सु। देखिए ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं होते, इसको देख के अपने को बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, इसको आज भी आप देखेंगे कि मित्सुबिशी के नाम से फेमस है ये। ठीक है, तो जापान के औद्योगिकरण में क्या हुआ था कि वहां का राज्य और कुछ औद्योगिक जो परिवार थे उनकी बहुत अहम भूमिका थी। ठीक है ना, जब तक सरकार और वहां के जो संभ्रांत जो संपन्न लोग होंगे वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी भी देश का आधुनिकीकरण औद्योगिक दृष्टि से नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ भी होता है ना, प्रवासी भारतीय दिवस में बुलाया जाता है, बोलते हैं आइए हमारे यहाँ निवेश करें। तो चीजें वही हैं आज भी, दौर बदल गया है, चीजें आज भी वही हैं। आज भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं कि जब तक हम भैया हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है क्या, यही है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि वहां पर इस तरीके के औद्योगिकरण का विकास हुआ, वो आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। तो वही सब कारण है कि वहां पर बैंकों की स्थापना हुई, तो बैंकों की जो है अहम भूमिका थी। पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा वहां पर निवेश किया जा रहा था। उसके अलावा क्या कि जापानी सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा पर बल, ये बिल्कुल क्रक्स है। आप समझ लीजिए कि जापान ऐसा है कि उसके पास अपने संसाधन नहीं है ना। बोला जाता है कि जापान में अगर किसी आदमी को गुस्सा भी आता है तो वो अपने काम करने के घंटों को बढ़ा देता है ना, वो कार्य करने पर विश्वास करते हैं। ठीक है, देखिए वहां पर जमीन नहीं है लेकिन वहां पर खाद्यान्न आपूर्ति पूरी सरकार के लिए अभी भी, किससे, वो जो हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है, हवा में जमीन नहीं है तो भैया हवा में वो खेती कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी जमीन है लेकिन हम उसका उत्पादकता के हिसाब से बहुत ही कम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल के लिए है ना, इसमें सेंटी होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो बैंकों की जो इंपॉर्टेंट भूमिका थी, पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा निवेश किया जा रहा था, जापानी सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा था, है ना, यूरोप भेजा जा रहा है, नई नई तकनीकों को सीखा जा रहा है, और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था उसको बनाया गया। तो ये सब जो मेन आयाम थे, इसके कारण ये आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। अब देखिए 1894 में क्या होगा, जापान चीन को पराजित कर देगा। ठीक है, अब जाके यूरोपीय जो शक्तियां हैं उनको पता चलेगा कि भैया जापान भी पिक्चर में आ गया, ये तो बहुत पावरफुल बनता जा रहा है ना। तो इस पर भी लोगों का ध्यान जो होगा आकृष्ट होगा जाकर। 1905 में आप देखेंगे जब अपन अपना मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो वहां पर इससे बोलते हैं ना कि हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ये मिथक टूटा कि यूरोपीय जो शक्तियां होती हैं वो अपराजेय हैं। तो 1905 में जापान ने जब रूस को पराजित कर दिया। अब रूस को पराजित क्यों करेगा वो, क्योंकि जो क्षेत्र है आप जब देखेंगे मैप में, आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि भैया जो नॉर्थ ईस्ट, जो जापान का नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो रूस से और चीन से, है ना। मैप पे पकड़ जरूर बनाते जाइएगा, याद करने की जरूरत नहीं, देखते चलिए उसमें। ठीक है ना, तो जापान का जो उत्तर पूर्व वाला जो एरिया है वो रूस और चीन से संलग्न है। तो वो उससे क्या होगा, परस्पर हितों का संघर्ष होगा। क्यों? टेरिटरी को लेके, क्षेत्र को लेके। तो मंचूरिया और कोरिया वाला जो एरिया है उसको लेके विवाद उत्पन्न हुआ। तो 1905 में जापान रूस को रौंद देगा, रूस को पराजित कर देगा। ठीक है ना, तो आप देखिए सारांश क्या है कि 1850 से लेकर 1900 तक आते आते आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी और एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में भी क्या देखा जा रहा है जापान के उदय को। ठीक है ना, इसके साथ साथ आप देखेंगे ना तो आर्थिक क्षेत्र में जैसे विकास में अपन ने वहां बात किया था ब्रिटेन में परिवहन का, तो यहां पर भी विकास होता है कि 1870 से लेके 1900 के बीच जापान में रेलवे का बहुत बड़ा जाल बिछाया गया, पक्की सड़कों का निर्माण किया गया, बैंकों का विकास। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारी जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह अगर कोई भी जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था का विकास, उद्योग का विकास, तो ये सब जो है उसके क्या है,
बैकबोन है ना। तो ये जो है ये पॉइंट्स यहाँ पर भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से अप्लाई होंगे। उसके बाद क्या है कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब आप देखेंगे जापान को, तो वो अमेरिका के साथ साथ सबसे बड़े सप्लायर में जापान है। देखिए तकनीकी में आज भी वो बहुत आगे है ना। अभी हाइड्रोपोनिक्स का मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा था, ठीक है ना। उसको हाइड्रोपोनिक्स हिंदी में भी बोलते हैं, है ना। देखिए अगर दिमाग में विचार स्पष्ट हो ना, भाषा कभी बाधक नहीं बनती। मैं कमेंट में देखता हूं कि ये हिंदी है, इंग्लिश है, प्लीज इन चीजों से आप बाहर निकलिए। आप प्रशासनिक सेवा में क्या प्रशासनिक सेवक बनने जा रहे हैं, आप वहां बताएंगे क्या कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है? समझने की कोशिश करिए ना। हाँ, भाषा सिर्फ एक संप्रेषण का माध्यम है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं, है ना। कॉन्सेप्ट समझने पे आप प्लीज फोकस करिए, मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है आप लोगों से ये, ठीक है। तो पहला जो विश्व युद्ध है उसमें बहुत बड़े सप्लायर के रूप में आपका जापान भी देखा जाता है, ठीक है, जापान भी देखा जाता है। और फिर जापान जो है ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश गुट में शामिल भी होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में, ब्रिटिश पक्ष में, ठीक है। तो जापान ने भी युद्ध की घोषणा कर देगा और जर्मनी के जो भी उपनिवेश थे प्रशांत महासागर में, कहाँ, जर्मनी के जो, ये देखिए राइवलरी किस तरीके से बन रही है यहाँ पर, किस तरीके से संघर्ष उत्पन्न होगा। तो जर्मनी के जो उपनिवेश थे प्रशांत महासागर में, जापान उस पर कब्जा भी कर लेगा पहले विश्व युद्ध में, ठीक है। चीन अनुरोध भी करेगा कि भैया मेरा क्षेत्र लौटा दो, लेकिन जापान अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। लेकिन फिर अमेरिका का जब दबाव पड़ेगा तो जापान को कुछ क्षेत्र नियंत्रण से छोड़ना भी पड़ता है। तो ये एक मतलब अपन 1914 तक जो है 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध के दौर तक अमेरिका और जापान का राइज अपन ने देख लिया है, ठीक है ना, देख लिया है, ठीक है। अब अभी भी आप देखेंगे कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर बिल्कुल जब परमाणु बम गिरा देते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में, तो वो फिर उसके बाद उस पर शर्तें थोप दी जाती हैं कि भैया आपकी जो सेना होगी वो केवल सेल्फ डिफेंस के लिए बनाई जाएगी, है ना, नया संविधान बनाकर। और बोला जाएगा पर्ल हार्बर पे जब हमला होता है जापान का, तो अमेरिका प्रभुत्व के विरोध में, दरअसल क्या था कि एशिया को वो एक तरीके से लीड कर रहा था, कौन, जापान। तो अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ ही फिर वो पर्ल हार्बर पर क्या करता है, देखिए मोटिवेशन इतना बढ़ गया कि वो वहां पर क्या करेगा कि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए वहां पर पर्ल हार्बर पे जैसे हमला होगा, तो फिर उसके बाद अमेरिका वहां पर क्या करेगा, परमाणु बम जापान पर गिरा देगा और फिर अपनी शर्तें आरोपित करके जापान को नया संविधान बनाने पर मजबूर करेगा और बोलेगा कि भैया आप जो सेना रखोगे केवल आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए रखोगे, बाहर कोई अभियान नहीं करोगे, जो आपको सुरक्षा चाहिए अमेरिका देगा। अभी तक वैसे ही था। अब विगत वर्षों में जब अमेरिका ने बोल दिया कि अब हम सुरक्षा देने के मतलब नहीं दे सकते आपको सुरक्षा, तब अब विगत वर्षों में जापान ने फिर से संविधान में बदलाव करके अपनी सेना पर व्यय चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसके अपने मुद्दे हैं भैया, कोरिया से है, चाइना से है, तो सुरक्षा अगर नहीं देगा अमेरिका तो वो अब कार्य करेगा ना। लेकिन बहुत शांति प्रिय राष्ट्रों में अब जापान की गिनती होती है, ठीक है ना। जब रूस और ब्रिटेन में संघर्ष होगा तो ब्रिटेन ने जापान को सपोर्ट किया, मतलब अपना हाथ उस पर बनाए रखेगा वो, ठीक है ना। 1894-95 में जो मैं अभी आपको बता रहा था कि चाइना को पराजित करता है जापान, ठीक है ना। तो 1894-95 में जापान जब है चीन को पराजित कर देगा तो साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उसकी पहचान स्थापित हो जाएगी। अभी तक अपन ने पिक्चर समझा कि क्या है, अब अपन उसको थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे कैसे, वो अपन चर्चा करेंगे। तो जापान ने क्या किया कि चीन के कुछ क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, है ना। और 1902 में ब्रिटेन जापान के बीच संधि से जापान की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बढ़ जाएगी, है ना। प्रतिष्ठित भी तो होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अब उदय हो रहा है उसका। तो 1902 में एक संधि होती, किसके किसके बीच में, जापान और ब्रिटेन के बीच में। तो जो आपका अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है वैश्विक स्तर पर, उस पर प्रतिष्ठा जापान की बढ़ गई। अब फिर उसके बाद क्रमिक रूप से आगे अपन घटना में देखेंगे तो चर्चा कर चुके हैं अपन, है ना, ऑलरेडी, कि 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया और अपने आप को एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है। वो विवाद वही था, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है मैप में उनका लग रहा है, तो मंचूरिया और कोरिया वाला जो एरिया है उसको लेकर विवाद चल रहा था जापान और रूस के बीच में, है ना। तो एक मिथक भी टूट जाता है कि बताइए इतने बड़े राष्ट्र को, मतलब किसी भी यूरोपीय राष्ट्र, बड़े राष्ट्र को एक छोटा सा एशियाई राष्ट्र जो है वो हरा दिया, ठीक है। तो उससे हमारे भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो भी क्या क्या लेते हैं, वहां से प्रेरणा लेते हैं, है ना। ये मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हैं अपन। 1910 में एक घटना होती है जिसमें
इसमें जापान ने कोरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब देख रहे हैं कितनी जल्दी राइज कर रहा है जापान, है ना। और पहला जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जापान जो है ब्रिटिश गुट में शामिल हुआ था। युद्ध के दौरान देखेंगे आप तो जो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर जो आपके जर्मन उपनिवेश थे उन पर भी वो नियंत्रण स्थापित कर देगा, है ना, जर्मन जो भी उपनिवेश थे, है ना। और फिर हालांकि आप देखेंगे बाद में तो अमेरिकी दबाव में उसको कुछ चीनी क्षेत्र जापान को छोड़ने के लिए बोला गया, तो उसने अपना जो है कुछ कुछ क्षेत्र छोड़ भी दिए। और अमेरिका ने जापान के नौसैनिक विस्तार को भी सीमित करने के लिए बोला था, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक जो जापान का राइज है, जापान का उदय है, अमेरिका का उदय है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो टॉपिक्स है ना वो ओपन है, ठीक है। तो जब भी आप देखें उपनिवेशवाद को, है ना, मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अपन उसको हैंडल करेंगे, साम्राज्यवाद को, तो उसके परिणाम जो है ना वो कॉमन है कमोबेश सारे उपनिवेशों को लेकर, है ना। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर वैसे आएगा नहीं डायरेक्ट, या आता नहीं है, तो मॉडर्न इंडिया को लेकर आप कैसे लिखेंगे उसका आंसर, उसका राजनीतिक किस तरीके से उसका राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, आर्थिक में, सामाजिक में, सांस्कृतिक में, शिक्षा में, साहित्य में, वैचारिक में, हर जगह आप उसका प्रभाव देख सकते हैं। दो दो पॉइंट्स लिख देंगे तो आपका आंसर वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक बार समअप करें कि अभी तक अपन ने पढ़ क्या लिया। वही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अपन ने पढ़ा पहले यूएसए का, फिर उसके बाद अपन ने फ्रांस की क्रांति देखी, इन दोनों की जड़ें कहाँ पे थी, तो अपन ने पुनर्जागरण देखा, प्रबोधन देखा, उसके बाद अपन ने नेपोलियन का एरा देखा, फिर उसके बाद अपन ने वियना कांग्रेस देखा, वियना कांग्रेस इसके बाद अपन ने इटली और जर्मनी का एकीकरण देखा, इसके बाद पूर्वी समस्या देखी, फिर 1830 और 48 की यूरोपीय क्रांति देखी, फिर औद्योगिक क्रांति देखा अपन ने, फिर यहां पर थोड़ा समझे अपन की साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या है, और इन्हीं सब को आप मिला देंगे, इन सब की जो समस्याएं थी वही आपका विश्व युद्ध जो आपका फर्स्ट है, या जिसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोलते हैं आप, वही यही समस्याएं उनका आधार बनेंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद जो समाजवाद की चर्चा है ना वो पहले विश्व युद्ध के बाद करेंगे अपन, जब रूसी क्रांति वगैरह की बात करेंगे। तो अब अपन आ जाते हैं कहां, जो अभी तक जो भूमिका बना रहे थे अपन वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए बना रहे थे। तो अब अपन जो बात करेंगे वो प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, है ना। जो डेट की बात करें तो 1914 से लेके 1919 के बीच इसको बोला जाता है कि ये हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इसको विश्व युद्ध क्यों बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें लगभग जो है आपके 36 राष्ट्र विश्व के और लगभग 90% जो आबादी थी पूरे विश्व की वो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इसमें सम्मिलित थी। तो देखिए जनसंख्या के आधार पे, लोगों की भागीदारी के हिसाब से पूरा विश्व इसमें सम्मिलित था। दूसरी चीज इसमें नई नई तकनीकी, पहले से बहुत भिन्न था। इसके मुद्दे देखेंगे आप, है ना, मतलब मैंने अभी बताया था आपको कि बड़े बड़े जो तकनीकी पर आधारित हथियार थे विध्वंसक, उनका भी उपयोग इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अपन समझते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे अपन, वही अपन एक रोड मैप बनाते हैं। इसमें सबसे पहले अपन कारण देखेंगे, फिर कारण के बाद इसका क्या रिजल्टेंट होता है, परिणाम क्या है वो देखेंगे, और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आ जाता है आपका पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का जो पुनर्सीमांकन वाला जो आपका टॉपिक है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना, कि यहीं से किस तरीके से मतलब सीमांकन किया गया है, ठीक है, किसको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, किसको कौन सा क्षेत्र नहीं मिलेगा, बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है वो भी, ठीक है। तो इसमें कारण में अपन देखेंगे, तो पहले अपन देख लेते हैं कि भैया इसमें टीम कौन है लड़ने वाली आपस में। तो इसमें दो टीमें थी। पहली जो टीम थी आपकी उसमें ब्रिटेन था आपका, ठीक है, फ्रांस था आपका, यूएसए था आपका, ठीक है, पहले, है ना। इसमें मतलब और इनके उपनिवेश भी सम्मिलित थे युद्ध में, है ना। आपको पता है ना कि भारत भी सम्मिलित था, है ना। एशिया और अफ्रीका के जितने उपनिवेश थे उनको भी वहां भेजा गया था। और गांधी जी लोग सपोर्ट करते हैं तो फिर मतलब जनता उनका अपोज भी करती है ना। तो जो भी वादा करते हैं ब्रिटिशर्स, फिर बाद में जाके वो उसको पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक टीम में आपकी ब्रिटेन, फ्रांस और जो आपका क्या हो गया यूएसए अमेरिका, ठीक है। इसमें रूस, इटली और जापान बाद में शामिल हो जाते हैं इसी गुट में। मतलब एक तरफ हो गए, कौन कौन हो गए, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया। तो इटली और जापान जो है बाद में शामिल होता, बाकी ये चार मेन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रूस। दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरी टीम में तो आपका कौन कौन था, जर्मनी है, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया है, ठीक है, आपको सब याद होगा, है ना। अब तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है तो सारी कड़ियाँ आपकी जोड़ रही होंगी। जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, आपका हंगरी है, उसके अलावा आपका बुल्गारिया है, और बुल्गारिया के अलावा आपका
तुर्की है दूसरी टीम में, है ना। तो इन दोनों के बीच, इन दो गुटों के बीच यहां पर युद्ध देखा जाता है। तो अब अपन यहां पर कारणों की चर्चा करेंगे। कारणों को भी, जो प्रथम विश्व युद्ध के जब हम कारणों की चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे तो हम किस रूप में पढ़ेंगे, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, ठीक है ना, तो दो तरीके से उसको बात करेंगे अपन। एक तो आपका दीर्घकालिक कारण क्या है उसके, और एक तात्कालिक कारण क्या है। तात्कालिक कारण की चर्चा अपन पहले भी कर रहे थे, जो वो ऑस्ट्रियाई जो राजकुमार हैं आपके सेराजेवो, जिसको हत्याकांड बोलते हैं। दीर्घकालिक कारण जो थे आपके, उसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं। पहला तो क्या कारण होगा, बिल्कुल मेन कारण है वो, जो औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद के विकास के क्रम में अधिकाधिक मुनाफा अर्जन, उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा, कि भैया किसके ज्यादा उपनिवेश होंगे, जिसके जितने ज्यादा उपनिवेश होंगे उसको उतना ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो पहला जो मेन रीजन होगा वो अपना होगा उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा। दूसरा जो है आपका राष्ट्रवाद का प्रश्न, मतलब जो उनकी राष्ट्रीय गौरव या प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसको लेकर आप आपस में, जैसे फ्रांस है आपका, जर्मनी है आपका, है ना, तो नहीं फ्रांस में मतलब जाके फिर आपका बदला लेता है वो, क्या बिस्मार्क जाता है जर्मनी वाला, तो फ्रांस को फिर वहां पर बेइज्जत करता है। ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं ना। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको लेकर राष्ट्रवाद और प्रतिष्ठा का जो प्रश्न था, है ना, उसके कारण उनके बीच में परस्पर मतलब संघर्ष है। तो दूसरा जो सब पॉइंट होगा हमारा ये होगा। तीसरा ये, बिस्मार्क साहब ने जो यूरोप में पूरी की पूरी क्या कर रखी थी, गुप्त संधियां, या जिसको गुटबंदी भी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक रीजन था प्रथम विश्व युद्ध का। फोर्थ नंबर का ये कि जैसे औद्योगिकरण होता है तो जो सैन्यवाद, मतलब बहुत बड़े स्तर पर सेना का आधुनिकीकरण और शस्त्रीकरण करना। और पांचवा एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कारण तो नहीं है, लेकिन जो वैचारिक आधार तैयार करते हैं, प्रेस है, अखबार है, तो वहां पर हम प्रेस की भूमिका या अखबारों की भूमिका भी देखते हैं। क्योंकि देखिए, जो मानसिकता तैयार की जाती है ना, विचारों के माध्यम से ही की जाती है। कार्ल मार्क्स खुद नहीं गए कहीं क्रांति कराने, है ना, वो रहते कहीं हैं, लिखते कहीं हैं, है ना। ब्रिटेन में नहीं होता उनकी क्रांति, जाके होती है सफल रूस में साम्यवादी क्रांति होती है। तो आप देख रहे हैं कि लिखने की कितनी ताकत होती है ना। तो अखबारों की भूमिका की भी अपन चर्चा करेंगे। तात्कालिक करण में अपन देखेंगे सेराजेवो, जो आपका हत्याकांड है। आपको पूरा मैप याद होगा, है ना। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि आप पश्चिमी यूरोप में, पूरे यूरोप के मैप को आप दिमाग में रखिए। देखिए, जैसे ये आपका था फ्रांस था, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे तो ये जर्मनी है आपका, ये आपका पोलैंड वाला एरिया है। यहाँ आप देखेंगे तो आपका बेल्जियम है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इंग्लिश चैनल, और इधर आपका यूके है, मतलब वही ब्रिटेन है आपका। नीचे आप यहाँ देखेंगे तो ऐसा जो एरिया है आपका, इटली वाला एरिया है ना, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये बोस्निया है आपका, बुल्गारिया है, और इधर आपका रूस वाला एरिया है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर टर्की है, ठीक है ना। बिल्कुल सांकेतिक मैप बनाया है मैंने, है ना। आप तो बहुत अच्छा मैप बना लेंगे। और तो लेकिन मैप को याद रखिए, ज्ञान जी ने इतना बढ़िया वीडियो बनाया है उसके ऊपर, तो आप उसको बिल्कुल मगअप कर जाइए, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा वो, है ना। तो ये मैप जो है, मैप इसलिए देखते रहना है क्योंकि जो पूरा प्रथम विश्व युद्ध है, पूरी की पूरी जो घटनाएं हैं वो यहीं तक सीमित है। मैंने बोला विश्व इतिहास में अपन मेनली यूरोप का ही इतिहास देखते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है आपका इसमें जो कारण है अपना, तो उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो दीर्घकालिक कारण है, जिसमें अपन ने सबसे पहला जो सब पॉइंट लिया है कि उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब कुछ जो एग्जाम्पल्स है उससे इनको अपन पुष्ट कर देंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या था, उपनिवेशों को लेकर प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो विशेषकर कौन सा चरण है, नव साम्राज्यवादी जो चरण है, जिसमें जापान है, इटली है, अब ये सब भी शामिल हो जाएंगे, जर्मनी है ना, ठीक है। तो नव साम्राज्यवादी चरण में क्या होगा, उपनिवेशों के बंटवारों को लेकर तनाव देखा जाएगा। कहां पर देखा जाएगा, एशिया में, और कहां, अफ्रीका में। कहां पर, एशिया में और अफ्रीका में तनाव देखा गया, ठीक है ना। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए एक दो एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि मोरक्को का जो मुद्दा था, मोरक्को को लेकर अफ्रीका वाले क्षेत्र में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये वाला जो एरिया देखते हैं आप, अल्जीरिया है, मोरक्को है। तो जो मोरक्को के मुद्दे पर क्या होता है, जर्मनी और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में। पहले से एक तो इनके बीच में चली रही है समस्या, और मोरक्को के मुद्दे को लेकर जर्मनी और फ्रांस के बीच में तनाव होता है। और ब्रिटेन क्या करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, फ्रांस को करेगा। किसको करेगा, फ्रांस को समर्थन देता है। इससे इनके बीच में और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, जैसे
ट्यूनीशिया है, इथियोपिया है आदि, जो नॉर्थ अफ्रीका वाला है ना, सॉरी अमेरिका निकल गया, अफ्रीका और एशिया की बात कर रहे हैं अपन। तो उत्तरी अफ्रीका वाला जो एरिया है, जैसे मतलब ट्यूनीशिया, इथियोपिया, सारी जगह आप अफ्रीका में देखेंगे, तो इटली और फ्रांस के बीच में उत्तरी अफ्रीका को भी लेकर तनाव का मुद्दा बना हुआ था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, दक्षिण अफ्रीका में एक युद्ध हुआ था, उसको बोला जाता है बोअर का युद्ध। किसका युद्ध? बोअर का युद्ध। उसके दौरान भी जर्मनी ने ब्रिटेन का विरोध किया था। अब यही सब एक टीम बनेगी ना, जर्मनी है, ब्रिटेन है आपका, फ्रांस है आपका, देख रहे हैं ना किस तरीके से, फिर बाद में यूएसए की एंट्री होगी। तो इस प्रकार से एशिया में क्या है, रूस और जापान के बीच तनाव था, है ना। ये भी एक एग्जांपल है कि एशिया में आप देखेंगे तो रूस और जापान के बीच भी तनाव बना हुआ था, रूस तुर्की के बीच में भी तनाव था। तो इस तरीके से इन सभी के बीच में उपनिवेशों को लेकर संघर्ष हो रहा था। ये सारे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं, एक दो एग्जांपल लिख देंगे आप तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो अपन पॉइंट देखेंगे इसमें, वो देखेंगे कि उपनिवेशों को लेकर जो आपका नव, है ना, नियो जो जिसको बोलते हैं आप, इंपीरियलिज्म वाला जो एज है आपका, नव साम्राज्यवादी जो चरण है, उसमें कई सारे क्षेत्रीय युद्ध भी हुए। जैसे जो अपन ने अभी देखा था, चीन और जापान के बीच में युद्ध, है ना, 1894 की बात कर रहे हैं अपन, रूस और जापान का युद्ध, ठीक है ना, इथियोपिया और इटली वाला युद्ध। तो कई अवसरों पर बड़े युद्ध की संभावना तो बनी, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां पर युद्ध टल गया, है ना। तो यही सब जाके आगे क्या हो जाएगा आपका, प्रथम विश्व युद्ध में सारी भड़ास निकाल लेंगे ये, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर बड़े युद्ध की संभावना टल गई, लेकिन नव जो साम्राज्यवादी चरण है उसमें जो उपनिवेशों को लेकर, किसको लेकर, जो उपनिवेशों को लेकर आपके संघर्ष था, है ना, असंतोष था, वो लोगों के बीच में बना हुआ था, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो प्रश्न था, प्रतिष्ठा का जो प्रश्न था, तो उसको राष्ट्रीय गौरव से भी संपृक्त करके देखा जा रहा था, ठीक है ना। और हमेशा से राष्ट्रीय गौरव, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसके दौरान जब फ्रांस की पराजय, ठीक है, और जर्मनी की जो प्रतिशोधात्मक नीति थी, उसने पूरे जो यूरोपीय राजनीति थी ना, उसको पूरा विषाक्त कर दिया था, विषैला बना दिया था। जैसे एक क्षेत्र अपन ने देखा था फ्रांस और जर्मनी के बीच, जो फ्रांस वाला एरिया आपका, जो अल्सास लॉरेन वाला क्षेत्र था, उसकी प्राप्ति को फ्रांस ने खुद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। नेपोलियन पहले वहां निपटाएगा, फिर बाद में बिस्मार्क आएगा तो बदला बदला लेगा उसका, याद है ना बिस्मार्क की घटना। तो फिर वो वर्साय महल से घोषणा करेगा, है ना, कि भैया अब जाके जर्मनी संतुष्ट हुआ है, और अल्सास लॉरेन वाला जो क्षेत्र है वो विवाद में बना रहेगा, और उसको फिर राष्ट्रीय गौरव से संपृक्त करके फ्रांस देखेगा। तो ये जो फ्रांस और जर्मनी की जो प्रतिशोधात्मकता वाली, जो प्रतिशोधात्मक मतलब बदला लेने वाली जो नीति है, वो पूरे यूरोप की राजनीति को विषैला बना देगी, है ना। तो इस तरीके से प्रतिष्ठा या राष्ट्रवाद का प्रश्न भी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों में जाके शामिल हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे बाल्कन वाला जो आपका एरिया है, वहां पर ऑस्ट्रिया और रूस में प्रभुत्व को लेकर अपना प्रभुत्व जो स्थापित करना, मतलब बाल्कन जो कंट्रीज है ना, जो बाल्कन क्षेत्र है आपका, उसमें वहां पर प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर ऑस्ट्रिया और रूस के बीच में होड़ लगी थी, है ना, प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी। जैसे आप देखेंगे कि जो रूस समर्थित जो आपका क्षेत्र है वो सर्बिया है, क्या है, सर्बिया, है ना। उसकी बढ़ती शक्ति से ऑस्ट्रिया ऑलरेडी चिंतित था आपका, और ब्रिटेन भी चिंतित था, ठीक है। 1908 में आप देखेंगे, ये सब एग्जाम्पल है ना, दो चार एग्जाम्पल ही आपको लिखना। 1908 में आप देखेंगे जैसे बॉस्निया संकट की आप बात करते हैं, तो उस दौरान रूस को अपमानित होने लगता है, मतलब अपमानित होना पड़ता है। तो आगे चल के इसीलिए वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ब्रिटेन है और जो जर्मनी है, ठीक है, इसके बीच में नौसैनिक प्रतिद्वंद्विता की भी बात होती है, और उसको भी वो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से संपृक्त करके देखते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, और प्रतिष्ठा और राष्ट्रवाद का प्रश्न किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में आकार ग्रहण करेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद जो तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है आपका, जो यूरोप में गुटबंदी, है ना। गुटबंदी क्या, कि जैसे जर्मनी का जो एकीकरण अपन ने देखा था, तो जब जर्मनी की एकीकरण हो जाता है, तो जर्मनी की सुरक्षा को लेकर बिस्मार्क ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया और इटली से, बिस्मार्क ने क्या किया कि जो आपका ऑस्ट्रिया था और जो आपका इटली था, उससे सैन्य संधि कर लिए, ठीक है। और 1882 में जाके जिसको बोलते हैं ट्रिपल अलायंस नामक एक गुट का निर्माण हुआ। यही गुप्त संधि थी,
ठीक है, जब 1890 में बिस्मार्क हटेगा तब पूरे विश्व और यूरोप को पता चलेगा कि भैया ऐसी ऐसी सैन्य संधियां इसने कर रखा है, किसने, बिस्मार्क ने, तो पता नहीं किससे किससे ये गुप्त संधियां कर रखा है। तो क्या होगा कि वहां पर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी और ये एक बहुत बड़े मुख्य कारण के रूप में आकार ग्रहण करेगी प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, 1890 के दशक में यूरोपीय राष्ट्रों को जब इन समझौते के बारे में जानकारी होगी तो इसके फलस्वरूप वो क्या करेंगे, एक प्रतिगुट का निर्माण करेंगे। देखिए, एक गुट उधर बना, एक प्रतिगुट बन रहा है। क्यों? तो प्रतिगुट बनेगा क्यों भैया, कि अब इनको क्या हो गया, असुरक्षा की भावना हो गई, अविश्वास की भावना, असंतोष व्याप्त हो रहा है कि ये पता नहीं कहां कहां निपटा रखा है बिस्मार्क ने, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप जो एक प्रतिगुट का निर्माण होगा वो किसके किसके बीच में होगा, तो 1894 में एक संधि होगी, किसके किसके बीच में, समझौता होगा, मतलब फ्रांस और रूस के बीच में। फिर ठीक है, फिर 1904 में एक जो है अपन ने अभी देखा था कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और 1907 में जाके ब्रिटेन और रूस के बीच में भी एक समझौता होगा। हालांकि ये जो ब्रिटिश गुट था ना, ब्रिटेन ना शुद्ध मतलब व्यापारिक वर्ग, उसको समझिए, ब्रिटेन को सबसे बड़ी अपने उपनिवेश की चिंता सिर्फ अपने अधिकाधिक मुनाफा अर्जन से है, बहुत शांति प्रिय देश है, इसलिए सबसे ज्यादा लाभान्वित भी पूरे दौर में वही रहता है। ठीक है ना, अभी तक। तो देखेंगे आप, तो जो ब्रिटिश गुट था उसका जो मेन जो मतलब उसका जो केंद्रीय अवधारणा आप देखेंगे कि किन हितों से वो संचालित हो रहा था, तो उसमें दो ही हित थे उसके, जो ब्रिटिश वाला जो आपका गुट है पूरा ब्रिटेन वाला, व्यापारिक और औपनिवेशिक हितों के दोहन के लिए ही वो अपने इस गुट को संचालित कर रहा था। फिर भी ये जो गुटबंदी हुई उसने क्या किया, यूरोप की राजनीति में संदेह और अविश्वास को प्रश्रय दिया। ठीक है ना, अविश्वास के वातावरण को पूरा जन्म दिया, और किसी भी गुट के कार्य को विरोधी गुटों के द्वारा हमेशा संशय की दृष्टि से देखा जाता है। और इन्हीं उद्देश्यों से आप देखेंगे कि जो सैन्य, जो अपन देख रहे थे ना, शस्त्रीकरण और सैन्य तैयारियां भी की गई। इसी के बाद जो अगला अपना मतलब पॉइंट होगा, इसी के अंदर अभी अपन प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम परिणाम की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट अपन ने जो बाइफरकेट करके पॉइंट बनाया था वो आपका शस्त्रीकरण है ना। जब शस्त्रीकरण आएगा, इसीलिए फिर 50 के दशक के बाद डिसआर्मामेंट की बात करेंगे, वॉसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, है ना, ये सब जो अपन पढ़ते हैं, है ना, तो बाद में आता है वो, यही सब समस्याएं, इसी के समाधान में आज जो भी संस्थान आप देख रहे हैं तो वो बनते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जो शस्त्रीकरण का दौर है वो क्यों होगा, सब चीजें जाके आपकी वही पूंजीवाद से उपनिवेशवाद की समस्या को लेकर बनी हुई है। तो उपनिवेशों को लेकर जो कंपटीशन हो रहा था, प्रतिस्पर्धा हो रहा था, और वहां प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव से भी संपृक्त जो मुद्दे थे और गुटबंदी थे, तो इन कारणों से जो असुरक्षा और अविश्वास और संदेह की जो भावना आकार ग्रहण कर रही थी, उन्हीं कारणों से ये जो बड़ी शक्तियां थीं, जो औद्योगिकरण से लाभान्वित हो चुकी थीं, एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रही थी, उन्होंने व्यापक पैमाने पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, सैन्य तैयारियां की, और कई अवसरों पर उन्होंने उसको क्या किया, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देकर अपने आप को सैन्य शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास लगातार करते रहे। ठीक है, और इसके कारण आप देखेंगे कि कई अवसरों पर बड़ी शक्तियों को प्रतिष्ठा से समझौता भी करना पड़ा था। जैसे आप देखिए, कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे जब बॉस्निया संकट आप देखेंगे, जो बॉस्निया संकट है आपका, ठीक है, तो बॉस्निया संकट के दौरान क्या हुआ, रूस को जो पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए भी उसने अपना सेना का आधुनिकीकरण करेगा, शस्त्रीकरण करेगा। जैसे मोरक्को संकट के दौरान जर्मनी को वहां पर प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मतलब इस तरीके की दोबारा उनके साथ समस्या ना हो, मतलब उनको बेइज्जती ना सहनी पड़े, तो अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि भय और आशंका का वातावरण ऑलरेडी तैयार हो गया है, तो इसलिए वो अपना शस्त्रीकरण करते हैं। इन राष्ट्रों ने अपना शस्त्रीकरण किया और उस पर बल दिया। ठीक है ना, 1870 से और जो 1914 का जो काल है ना, इसको सशस्त्र शांति का भी काल कहा जाता है। यूरोप में आर्म्ड पीस एरा बोला जाता है इसको। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पूर्व आप देखेंगे तो जो आपका ब्रिटेन है, जर्मनी है, इसके बीच में नौसैनिक प्रतिद्वंद्विता चली आ रही थी, तो सर्वाधिक जो है प्रतिद्वंद्विता का विषय ये भी बनी। तो ये शस्त्रीकरण क्यों किया जा रहा है, वही संदेह के कारण वो, है ना, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद नॉर्मल सा वो जो अखबारों की भूमिका है, तो अखबार की भूमिका क्या होती है, वही जैसे भारत में राष्ट्रवाद को प्रसार करने में उसने भूमिका निभाई, वैसे
जैसे वहां पर भी क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय भावना है, ठीक है ना, और जो राष्ट्रीय चेतना है, युद्ध के उन्माद को पैदा और तीव्र करने वाले जो विषय थे उसने उससे संबद्ध लेख और आलेख लिखे जाने लग गए, और उसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा या गौरव या अपमान से संपृक्त करके, प्रकाशित करके एक वैचारिक आधार तैयार करने का काम जो है जो अखबार थे, प्रेस थे, उसके द्वारा किया गया। तो इस तरीके से अखबारों की भी भूमिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखी जा सकती है। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो तात्कालिक कारण की बात करेंगे। तो तात्कालिक कारण में जो है आपका सेराजेवो एक हत्याकांड जो है, ठीक है, इसमें था क्या, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन, कि ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे उनका नाम था फर्डिनेंड। क्या नाम था इनका? फर्डिनेंड नाम था। तो ये क्या करते हैं, फर्डिनेंड ने बोस्नियाई जो शहर था आपका, बोस्निया में एक शहर है सेराजेवो, उसकी यात्रा पे गए थे। तो बोस्नियाई जो क्रांतिकारी थे, जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह हैं, जैसे बम का कांड आप देखते हैं ना, ठीक है, तो उस तरीके से वहां पर जो बोस्नियाई एक क्रांतिकारी थे उनका नाम था प्रिंसेप, और वो कौन क्या थे, स्लाव थे, स्लाव जनजाति, अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो फर्डिनेंड जो युवराज थे उसकी हत्या कर देंगे, वो कौन, प्रिंसेप, ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर क्या होगा, एक तो पहले से तनाव की स्थिति थी ही, तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में क्या होगा, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में तनाव उत्पन्न होगा। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया को मतलब अल्टीमेटम दे दिया कि भैया ऑस्ट्रिया विरोधी जो भी संगठन है ये सब तुम्हारा कराया धराया है, और ऑस्ट्रिया विरोधी जो भी संगठन है उसको प्रतिबंधित किया जाए, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रिया विरोधी जो भी आपके यहाँ संगठन कार्यरत हैं उनको आप सबसे पहले क्या क्या कर दो, प्रतिबंधित कर दो, और जो भी दोषी हैं इसमें संलिप्त हैं उनको उन पर कार्यवाही करो, और इस मामले में जांच करवाओ। लेकिन एक उसने क्या किया, शर्त रख दिया कि ये जो जांच की जाएगी वो किसके द्वारा किया जाएगा, ऑस्ट्रियाई जो आपके अधिकारी होंगे उनको सर्बिया में प्रवेश की अनुमति दी जाए और उनके द्वारा जांच करवाई जाए। तो ऊपर की जो दोनों शर्तें थी वो तो वो मान लेता है कि चलो ठीक है भैया, ऑस्ट्रिया विरोधी जो संगठन है उसको प्रतिबंधित भी करेंगे, दोषियों पर कार्यवाही भी करेंगे, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना कि ऑस्ट्रिया के अधिकारी आएंगे सर्बिया में और वही जांच करेंगे, तो ये हम नहीं मानेंगे। इस विषय को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद होगा, ठीक है, और वो उस शर्त को मानने से मना कर देगा सर्बिया, और इसी को मौका को देख के रूस क्या करेगा, सर्बिया को सपोर्ट कर देगा। अब देखिएगा किस तरीके से असंतोष हो रहा है, किस तरीके से वर्ल्ड वॉर में एंट्री होगी, ठीक है। दूसरी तरफ अब जब रूस ने सर्बिया को समर्थन कर दिया, तो आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जर्मनी को कौन सपोर्ट करेगा, मतलब जर्मनी किसको सपोर्ट करेगा, ऑस्ट्रिया को कर देगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये जब जर्मनी का एकीकरण देख रहे थे तो वहां पर अपन बनाते चल रहे थे ये पिक्चर कि किस तरीके से किसका किसका हस्तक्षेप कहां पर है, कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसके अपोज कर रहा है ना। तो प्रत्येक स्थिति में जर्मनी ने बोला ऑस्ट्रिया को कि भैया आप अड़े रहो और मैं प्रत्येक स्थिति में आपको सहयोग दूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। उसको ब्लैंक चेक भी बोला जाता। ब्लैंक चेक यही ना कि आपको किसी भी परिस्थिति में मैं सहयोग करूंगा। इसके पश्चात आप देखेंगे तो जो आपका जुलाई 1914 का समय है उसमें सर्बिया पर आक्रमण कर देगा कौन, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया सर्बिया पर, कब, जुलाई 1914 में, ठीक है ना, 1914 में। और रूस ने सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया, ठीक है। जर्मनी ने रूस को सैन्य तैयारी रोकने को कहा, तो फ्रांस ने रूस का समर्थन कर दिया। समझिएगा, जर्मनी ने बोला रूस को कि सैन्य तैयारी रोकने को बोला उसने, तो फ्रांस ने क्या किया कि रूस का समर्थन कर दिया। अब देखिए किस किस तरीके से सारी जो टीम है वो रेडी हो रही है। तो फ्रांस ने जब रूस का समर्थन कर दिया तो जर्मनी ने क्या किया, सबसे पहले तो भैया उसने रूस पे आक्रमण कर दिया। कहां, किस रास्ते से, बेल्जियम के रास्ते। अब बेल्जियम के रास्ते जब मतलब जर्मनी ने पहले रूस पर, फिर बेल्जियम के रास्ते वो फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। समझिएगा जर्मनी क्या करेगा, अब देखा कि भैया सब निपटाने में लगे हैं तो अब जर्मनी सीधे सीधे आक्रामक मुद्दे में आ जाएगा। जर्मनी पहले रूस पर आक्रमण करेगा, फिर बेल्जियम के रास्ते जाकर फ्रांस पर आक्रमण करेगा। बेल्जियम के रास्ते जाकर फ्रांस पर आक्रमण करेगा तो ब्रिटेन की भी एंट्री हो जाएगी और ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, आपने देखा कि किस तरीके से सारी टीम जो है इसमें सम्मिलित होती चली जा रही है, ठीक है। और फिर इसी के साथ जो है, जो टीम की बात अपन ने शुरू में ही की थी, तो हंगरी है आपका, बुल्गारिया है आपका, तुर्की जो है वो जर्मनी के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर देंगे। 1915 आते आते आप देखेंगे कि जो इटली है वो ब्रिटिश गुट में शामिल हो जाएगा, जो कि अभी तक तटस्थ था, है ना।
लेकिन वो ब्रिटिश गुट में शामिल हो जाता है, उसको लंदन की गुप्त संधि भी बोला जाता है। 1917 में जो अपन ने पहली बात की है कि जब जर्मनी जो है अमेरिकी जहाज को डुबाने लग जाएगा तो अमेरिका जो है ब्रिटिश गुट में, और 1917 में ही आप देखेंगे तो रूस में भी साम्यवादी क्रांति हुई और रूस जो है आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से अलग हो गया। तो यहां तक जो हमने चर्चा किया वो क्या किया कि क्या कारण थे आपके तात्कालिक और दीर्घकालिक, और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध आपका स्टार्ट होता है। और आप देखेंगे 1918 के अंत तक आते आते मैंने पहले भी बताया कि जर्मनी सरेंडर कर देगा और वहां का जो राजा था वो हॉलैंड भाग जाएगा, ठीक है ना, हॉलैंड भाग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, जब जर्मनी सरेंडर कर देता है तो राजनीतिक दल मिलके क्या करते हैं, जर्मनी की एक जगह है जो आपने नाम सुना होगा, वाइमर बोलते हैं ना अपन, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ले लिए, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से ले लिया, बिल ऑफ राइट्स जो है आपका कहां पर, अमेरिका के संविधान से ले लिया, डीपीएसपी हमने कहाँ से ले लिया, यूएसएसआर से हमने क्या ले लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले ली। तो भैया जो वाइमर संविधान आपातकाल की जो व्यवस्था वहाँ से, तो वाइमर एक जगह है, जर्मनी को जब ये लोग सब मिलकर निपटा देते हैं, जर्मनी हार जाता है, तो वाइमर में वहाँ नया संविधान, नई सरकार आती है, वो सरकार समाजवादी होगी, है ना। जर्मन जो गुट था वो राजतंत्र का गुट था जिसका अंत हो जाएगा। तो पहले जो विश्व युद्ध है उसमें लोकतंत्र के विजय के संदर्भ में भी उसको देखा जाता है, लेकिन आप देखेंगे तो जो यहाँ पर पेरिस सम्मेलन होगा और जो शर्तें थोपी जाएंगी उसी के संदर्भ में फिर आगे जाके जो द्वितीय विश्व युद्ध का बीज है और जो हिटलर का उदय का ये कारण बनेगा। जो वर्साई की संधि आप देखते हैं उससे ही हिटलर के उदय को जोड़कर देखा जाता है। तो यहां तक हमने प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, दीर्घकालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, उसके पहले हमने राइज ऑफ अमेरिका और राइज ऑफ जापान देख लिया है। तो पूरी पिक्चर अपनी यहाँ तक क्लियर हो गई है प्रथम विश्व युद्ध के कारण की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए, और वहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पेरिस सम्मेलन होगा उसको भी वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।